बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। द नेम ऑफ द चैप्टर इज गैसियस एक्सचेंज। टॉपिक है आज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। वी नो अबाउट ब्रीथिंग। हम ब्रीथिंग के बारे में जानते हैं कि ब्रीथिंग क्या है। Inhalation and exhalation process is called breathing. In simple words, that breathing means the intake of air from the environment to the lungs and outing of air from the lungs to the environment is called breathing. So in this lecture we will understand the mechanism of breathing. ठीक है, the mechanism of breathing means when we breathe, breathing have two steps, inhalation and exhalations. ठीक है, what type of changes come in our respiratory system means in lungs during inhalation, and what type of changes come during exhalations in our lungs. We will discuss this in this lectures. So for understanding the mechanism of breathing, we divided breathing into two steps or into two phases of mechanisms. For convenience, for understanding to them, breathing have two phases. The first one is inspiration, जिसको हम inhalation भी कहते हैं। तीसरा नाम है एक्टिव प्रोसेस है। ये तीन नाम हैं, इंस्पायरेशन, इनहेलेशन और एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, हम डिफाइन करते हैं इंस्पायरेशन, व्हाट इज इंस्पायरेशन, व्हाट इज इनहेलेशन एंड व्हाट इज एक्टिव प्रोसेस। ये तीनों एक ही नाम है। हम डिफाइन करते हैं इंस्पायरेशन, द इनटेक ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। The intake of air is called inspiration. Mean when we take the air from the environment to the lungs to our body, this is called inspiration. Simply, हम हर टाइम हर वक्त इंस्पायरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम एयर लेते हैं और ये एयर हमारे लंग्स में जाती है। इस फिजिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। Whenever we performing inspiration, when we take the air from the environment to the lungs, what type of changes come in our lungs? Now we will see the mechanisms. ठीक है, जब हम हवा अंदर दाखिल करते हैं तो हमने तो इनहेलेशन कर दिया, लेकिन ये हवा हमारे लंग्स के अंदर कौन से चेंजेस लाती है? ठीक है, इसमें है नंबर 1 कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, इंस्पायरेशन के दौरान होती है। कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल होती है, और इसी के साथ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी होती है। ये तीन चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। सबसे पहले कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल हम देखते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, लंग्स है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप देखते हैं ये 2 लंग्स हैं। फर्स्ट ये एक्सप्लेन करते हैं, ये लेफ्ट लंग्स है और ये राइट लंग्स हैं। लंग्स के ऊपर क्या होते हैं? रिब्स होते हैं। ये जो डब्बे नज़र आए आपको, ये 3, 4, 5, 6, 7 इन सो मैनी, इसी को हम रिब्स कहते हैं। ठीक है, ये भी रिब्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रिब्स हैं। और इन ही रिब्स के दरमियान, ताकि ये रिब्स पसली आपस में अटैच करे, कनेक्ट करे, कौन सी मसल की वजह से होती है? इंटरकॉस्टल मसल की वजह से होती है। इंटर मीन बिटवीन्स। ठीक है, कॉस्टल कहते हैं रिब्स को, यानी ये मसल्स, ये जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है, ये 4 लाइन, ये इंटरकॉस्टल मसल है। ये रिब्स और ये रिब्स आपस में कनेक्ट करता है। इस तरह ये इंटरकॉस्टल मसल ये है, ये इंटरकॉस्टल मसल है, और ये इसकी वजह से ये
रिब्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लंग्स के नीचे हमारे पास क्या होता है, डायफ्राम होता है। एक स्ट्रांग मस्कुलर ऑर्गन है, कार्टिलेजिनियस ऑर्गन है, कार्टिलेज से बना हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। ओके, जब हम इंस्पायरेशन कराते हैं, इनहेलेशन यानी ईयर इनहेल कराते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो ये ईयर हमारे लंग्स में आती है। तो लंग्स में ये ईयर क्या कराती है, लंग्स, ईयर की वजह से हमारे लंग्स में कौन सी तब्दीली आती है, ठीक है, वेन एवर वी इनहेल द ईयर। तो नंबर फर्स्ट, कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल। ये जो इंटरकॉस्टल मसल है रिब्स के दरमियान, ये इंटरकॉस्टल मसल क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट, ठीक है। एक बात ये है। दूसरी, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, ये नीचे डायफ्राम है, ये तमाम इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं नंबर फर्स्ट में। नंबर सेकंड में डायफ्राम मसल, ये भी कंट्रैक्ट हो जाता है, ये डायफ्राम मसल है, ठीक है। डायफ्राम है, कार्टिलेजिनियस लीयर है, तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ जब ये दोनों कंट्रैक्ट हो जाता है, इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं और डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है, तो क्या होता है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी यानी हमारी जो चेस्ट कैविटी है मुकम्मल, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, हजम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, जब हम ईयर बाहर से लेते हैं तो ईयर यहाँ पर आती है, ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर ईयर, तो ईयर की वजह से प्रेशर डेवलप होती है, यानी ईयर आते हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पर लंग्स के अंदर जो इंटरकॉस्टल मसल है ये भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं और जो डायफ्राम है ये भी कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो ऊपर जाता है, बाहर निकल आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये बताया कि इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है दैट बिकम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अंदर जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज होता है लंग्स के अंदर। तो जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो ड्यूरिंग दिस टाइम वी टेक द एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कम टू आवर लंग्स। तो ये मैकेनिज्म है, आप देखते हैं ये हमारा लंग्स है, ये साइज़ में बड़ा है, ठीक है। ये क्यों बड़ा है कि हमने इनहेलेशन कर दिया, इनहेलेशन के दौरान हमारा जो चेस्ट कैविटी है, जो थोरैक्स से दे मूव फॉरवर्ड, ठीक है, एंड प्रेशर इनसाइड द लंग बिकम डिक्रीज। ड्यूरिंग दिस टाइम द एयर कम फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू आवर लंग्स, ठीक है। ये इंस्पायरेशन है। दूसरा है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, जिसको हम पैसिव प्रोसेस भी कहते हैं। ये दोनों अपोजिट है। एक्सपायरेशन किसको कहते हैं, द टेकिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम लंग इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में हम लंग से ईयर को बाहर खारिज करते हैं, ठीक है। तो जब हम ईयर बाहर खारिज करते हैं तो ये तो ज़ाहिरी बात है मैकेनिज्म किस तरह होंगी, यानी ईयर बाहर हम एक्सहेल कराते हैं, बाहर खारिज कराते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल की क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है, यानी दे कम टू देयर ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। इसी तरह रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल, डायफ्राम मसल भी ये भी रिलैक्स होता है। तो जब ये रिलैक्स होता है तो इट बिकम अ डोम इन शेप, ठीक है। और कंट्रैक्शन के दौरान ये क्या हो जाता है, फ्लैट। तीसरी, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। इन दोनों का ताल्लुक इसी के साथ है। जब ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम रिलैक्स होता है, ये इंटरकोस्टल मसल है और ये डायफ्राम है, जब ये दोनों रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, तो डायफ्राम बिकम डोम इन शेप और इंटरकोस्टल मसल रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ड्यूरिंग दिस टाइम
इनसाइड द लंग्स जो प्रेशर है इनसाइड द प्रेशर इन लंग्स तो क्या हो जाता है, इंक्रीज। लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ईयर्स फिर हम क्या करते हैं, बाहर खारिज करते हैं। ठीक है, ये ईयर फिर हम बाहर क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। यानी रिलैक्स इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जब ये दोनों रिलैक्स हो जाता है तो हमारा जो चेस्ट कैविटी है दे मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हरकत करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम प्रेशर इनसाइड द लंग इंक्रीज, सो द एयर फ्रॉम द लंग इज हेल्ड टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसी बुनियाद पर ये जो लंग्स है ये हमने स्मॉल बनाया है, छोटा बनाया है। ठीक है, इसलिए छोटा बनाया है कि इसमें जो लंग्स हैं दे बिकम स्मॉल इन साइज, दे रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि इससे हवा बाहर खारिज होती है। ठीक है, इसलिए चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाता है। और इसमें ये लंग्स साइज में बड़े हैं इसलिए कि इसमें हवा बाहर से आती है तो हमारे जो लंग्स हैं दे बिकम इंक्रीज इन साइज एंड आवर चेस्ट कैविटी मूव forward outward, therefore the chest cavity become increase in size। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, दोनों अपोजिट है। इंस्पायरेशन अगर हम सीखें, ये 3 पॉइंट है इसमें। ठीक है, तो एक्सपायरेशन ऑटोमेटिकली हम याद कर सकते हैं, ये सिंपल ही है। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के साथ। ठीक है, थैंक यू।